बड़ी खबरों के साथ सीएम आवास पर इस वक्त भाजपा कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष में शानदार जीत के बाद अब भाजपा की नजर 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर है। कोर कमेटी में ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है। दूसरी बड़ी खबर मोदी कैबिनेट के विस्तार से जुड़ी है। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार 8 जुलाई को हो सकता है। यूपी के कई नेताओं को दिल्ली आने के लिए फोन कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर है कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चलाने के लिए पड़ोसी राज्य से संवाद किया जाए और यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाए। हालांकि कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ से जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भाजपा मुख्यालय में पार्टी की बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री आवास में यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद हैं। जिसमें ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तैयारियों, प्रत्याशियों के चयन के अलावा विधान परिषद की खाली हुई 4 सीटों को भरने के लिए भी मंथन चल रहा है। इससे पहले आज लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें उन्होंने संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ क्षेत्रीय अध्यक्षों और क्षेत्र प्रभारियों के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बातचीत। और अब सीएम हाउस में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक जारी है। तो देखिए, अब भाजपा ने तमाम रणनीति बनानी शुरू कर दी है ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर भी, क्योंकि जिस तरीके से शानदार प्रदर्शन रहा बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, वही परफॉर्मेंस को एक बार फिर से रिपीट बीजेपी करना चाहती है। और यही वजह है कि अब लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए सीधा शैलेश अरोड़ा। शैलेश, ये जो बैठक चल रही है फिलहाल सीएम हाउस पर, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, सीएम हाउस पर बैठक शुरू हुए 20 मिनट से ऊपर का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री के साथ में प्रदेश के प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो कोर कमेटी कह सकते हो, कोर कमेटी है, उसकी बैठक है ये। और इस बैठक में आज पहले देखिए दिन भर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर बैठकों का दौर चलता रहा। प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद रहे और उसमें जो मंथन हुआ वो हुआ ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर, जो टिकट दिए जाने उसको लेकर। क्योंकि 10 तारीख को 826 ब्लॉक हैं, लेकिन 825 पर देखिए चुनाव होना है, उनके टिकट पर मंथन होता रहा। और इसके लिए इस बार भाजपा अपनी रणनीति में कुछ बदलाव भी कर रही है। इसी को लेकर अब वहां के मंथन के बाद मुख्यमंत्री आवास पर मंथन शुरू हुआ। पहले मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था वो भाजपा मुख्यालय तक जाने का था, वहां पर अलर्ट भी हुआ, सिक्योरिटी चेक सब। लेकिन अचानक शाम को कार्यक्रम बदल गया और अब जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं या बैठक चल रही है। उन नामों पर मंथन होगा जिनको टिकट दिया जाना है। क्योंकि देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष का अभी जो चुनाव हुआ, जिस तरह से भाजपा ने उसमें जीत हासिल की है, निश्चित रूप से काफ़ी उत्साहित है। और वो एक रणनीति का ही नतीजा था। क्योंकि जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य के जब चुनाव हुए थे उस समय सबने देखा कि समाजवादी पार्टी भारी दिखी। उसके बाद निर्दलीय जो थे उन्होंने बहुत सीटें हासिल की। भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन जब बात आई जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तो भाजपा लगातार ये दावा कर रही थी कि 65 से कम 65 जिला पंचायत अध्यक्ष जो होंगे वो भाजपा के होंगे। उसी दौरान लगातार पार्टी के 2 बार दौरा होता है। जो राष्ट्रीय महासचिव है संगठन BL संतोष, उनका, और दिन भर बैठकों का दौर चला। उसमें प्रदेश के प्रभारी मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई, उसमें कोर कमेटी की, जो देर रात तक जारी रही थी। 4-5 घंटे से ऊपर की बैठक रही थी, 5.5 घंटे की करीब। तो वो एक रणनीति थी। उसी रणनीति ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को जिस तरह से जीत दर्ज कराने में मदद की, हासिल करने में मदद की, उससे पार्टी उत्साहित है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उससे भी बड़ी जीत के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि दिन में और यहाँ मंथन जारी है। यहाँ पर आज 2 देखिए अहम चीज़ें हैं जिन पर मंथन होगा। पहला, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, और दूसरा अगर बात की जाए तो जो 4 MLC की सीटें जिन पर मनोनयन होना है 4 लोगों का, उनके ऊपर भी यहाँ पर मंथन होगा कि कौन वो 4 नाम हो सकते हैं। तो उनको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सबसे पहला फोकस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का, क्योंकि तारीख का ऐलान हो चुका है। 10 तारीख को इसके लिए मतदान हो। अगर बात बिल्कुल, देखिए, आने वाले तमाम चुनावों के लिए अब लगातार भाजपा के अंदर मंथन चल रहा है और उसी कड़ी में बैठक भी हो रही है। शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी के लिए।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होने के बाद अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। 8 जुलाई को नामांकन, जबकि 10 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। ये 5 अलग अलग जगहों से ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जुड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां 22 ब्लॉक प्रमुख पद पर चुनाव के प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की, जहां 16 ब्लॉक प्रमुख पदों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन अराजक तत्वों पर पैनी नजर रख रहा है। तीसरी तस्वीर चंदौली की, जहां ब्लॉक प्रमुख के 9 पदों के लिए सैयद राजा में से भाजपा विधायक सुशील सिंह ने दावा किया है कि पार्टी सभी पर जीत हासिल करेगी। चौथी तस्वीर वाराणसी की, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले ही कांग्रेस की गुटबाजी सड़क पर आ गई। जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं 5वीं तस्वीर गाजियाबाद की, जहां 4 ब्लॉक प्रमुख की सीटों को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लग गई हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अभी तक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 7 से 8 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच अभी से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। वाराणसी में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी जहां खेला होई स्लोगन के जरिए विरोधियों पर हमला बोल रही है, तो जवाब में भाजपा ने जगह जगह खेला ना होई का स्लोगन पोस्टर पर लगाया है। ये पोस्टर शहर के तमाम चौराहों पर लगे हैं। आपको बता दें कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने पहले अपने घरों की दीवारों पर 2022 में खेला होई का स्लोगन लिखवाया था। और अब बात करते हैं मोदी कैबिनेट के विस्तार की, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जुलाई तक की अपनी बैठकों को भी टाल दिया है, क्योंकि खबर है कि गुरुवार यानी 8 जुलाई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर दिल्ली में काफी ज्यादा हलचल है। लेकिन यूपी उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों को देखते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार काफी ज्यादा अहम है। देखने वाली बात होगी कि यूपी उत्तराखंड के किन चेहरों को जगह मिल सकती है, किन समीकरणों के आधार पर यह कैबिनेट विस्तार होगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं। बात करें यूपी के नेताओं की, तो अनुप्रिया पटेल, रामशंकर कठेरिया, रीता बहुगुणा जोशी, कौशाम्बी से सांसद विनोद सोनकर, रमापति राम त्रिपाठी, शिव प्रताप शुक्ला, बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम चर्चा में है। शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ में चल रहे अभ्यर्थियों के हंगामे और प्रदर्शन के अलावा लखनऊ के बालिका गृह से 5 लड़कियों के भागने के मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को निर्देश दिए हैं। जबकि बालिका गृह से लड़कियों के भागने की घटना पर सीएम योगी ने नाराजगी जताते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह से जवाब तलब किया है। क्या है दोनों मामले, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। लखनऊ में पिछले कई दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कुछ अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन और घेराव कर रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से सवाल किया है कि आखिर जब पूरी पारदर्शिता से शिक्षकों की भर्ती की गई, तो अभ्यर्थी लगातार हंगामा क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आरक्षण में घोटाले का आरोप लगाते हुए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी पूर्व डिप्टी सीएम के अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री को निर्देश दिए हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया के आंकड़ों को सबके सामने रखें और अभ्यर्थियों के अलावा मीडिया को भी भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी दें। शिक्षक भर्ती की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लगातार चल रहे आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के मामले को अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री ने खुद बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को बुलाया और उनसे एक सवाल किया। कहा कि जब पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई, इतने लोगों को रोजगार दिया गया, तो फिर ये हंगामा क्यों। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी लोगों के सामने उन फैक्ट्स को लाया जाए, उन तथ्यों को लाया जाए जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं, ताकि किसी के मन में कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल ना बचे। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसको दूर किया जाए। देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद अब विभाग किस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करेगा और किस तरह से सारे फैक्ट्स को सामने लेकर आता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, ये तो बात रही बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की, लेकिन महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री स्वाति सिंह से सीएम योगी ने नाराजगी जताई है।
जिसकी वजह है राजधानी लखनऊ के मोती नगर का राजकीय बालिका गृह, जहां से रविवार को 5 लड़कियां भाग गईं। इसी मामले का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने मंत्री स्वाति सिंह से जवाब तलब किया है कि आखिर सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम होने के बावजूद बालिका गृह से लड़कियां भागने में सफल कैसे हो गईं। सीएम योगी ने अब इसी मामले में मंत्री स्वाति सिंह से जवाब मांगा है और राजकीय बाल गृह में सुरक्षा के इंतजाम की जानकारी भी मांग ली। बढ़ते आगे, आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत चित्रकूट के दौरे पर हैं और अगले 6 दिनों तक संघ प्रमुख चित्रकूट में ही संघ के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने 7 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट दौरे में संघ प्रमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान आरोग्य धाम में 5 दिनों तक चलने वाले विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। 8 जुलाई को आरएसएस के सभी क्षेत्रीय प्रचारक चित्रकूट पहुंचेंगे, जिनके साथ 9 और 10 जुलाई को संघ प्रमुख बैठक करेंगे। इसके बाद 11 और 12 जुलाई को संघ प्रमुख प्रांतीय प्रचारकों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 साल की कार्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। कोरोना को देखते हुए संघ के इस कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही लोग मौजूद होंगे और संघ प्रमुख के 7 दिन के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका देते हुए लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने धनंजय सिंह को फिर से भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। धनंजय सिंह पर लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है और इसी मामले में कुछ महीनों पहले भी भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद धनंजय सिंह ने किसी और मामले में अपनी जमानत रद्द करवाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, लेकिन बाद में जमानत मिलने के बाद से वो गायब है। हालांकि बाद में लखनऊ पुलिस ने कोर्ट से उसका गैर जमानती वारंट जारी करवाकर उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी। इस बीच धनंजय सिंह लगातार कोर्ट को भी गुमराह करता रहा, लेकिन अब एक बार फिर से भगोड़ा घोषित होने के बाद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और बाराबंकी एम्बुलेंस फर्जीवाड़ा मामले में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मामले में मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है। बाराबंकी पुलिस की चार्जशीट में मुख्तार अंसारी, हॉस्पिटल संचालिका डॉक्टर अलका राय और एसएन राय, इसके अलावा राजनाथ यादव, आनंद यादव, शोएब मुजाहिद और सलीम के नाम है। ये मुकदमा 1 अप्रैल को बाराबंकी शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी ने मऊ के हॉस्पिटल के नाम पर एम्बुलेंस खरीदी थी और बाराबंकी में फर्जी नाम पते पर इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मुख्तार अंसारी इसका इस्तेमाल पंजाब में कर रहा था। और आजमगढ़ के पलिया गांव में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस से लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद पुलिस पर लोगों के घर तोड़ने का आरोप लगा और अब इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। ये तो तस्वीरें आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव की। यहाँ टूटा हुआ घर और घर के अंदर हुई तोड़फोड़ का आरोप पुलिस पर लग रहा है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों में गुस्सा है और वो पुलिस के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, पहले वो जान लीजिए। 29 जून को पलिया गांव के पास मंजरी बाजार में 2 पक्षों में मारपीट हुई। एक डॉक्टर से मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो लोग पुलिस से भिड़ गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की। विवाद के बाद पुलिस पर घर तोड़ने का आरोप लगा और पुलिसिया कार्रवाई के बाद स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। डॉक्टर के साथ भी इनके साथ मारपीट गई और कांस्टेबल के साथ इनके इस संबंध में दोनों मुकदमे कायम किए गए। डॉक्टर की तरफ से कायम किया गया मारपीट का और एक पुलिस की तरफ से कायम किया गया है सरकारी कायदा में बाधा डालने का और मारपीट करने का। गांव में जो नामजद लोग हैं, प्रधान है और उसके जो एसोसिएट हैं, वो उनके दबिश दी गई है। सभी लोग अभी घर से फरार हैं और इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी फरार हैं, लेकिन अब इस मामले में सियासत गर्मा गई है। पहले आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे तो वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिला कार्यालय पर धरना दिया। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले में ट्वीट कर निशाना साधा। प्रियंका ने जहां ट्वीट कर पुलिस पर हमला बोला तो साथ ही सरकार से पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की। वहीं इसके बाद मायावती ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए और गांव के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर हमला और हमले के बाद पुलिस की कार्रवाई।
दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। लेकिन राजनीतिक दल इस मामले की तह तक जाने की बजाय सियासी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। खुर्रम नोमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। सीएम योगी ने सावन में आयोजित होने वाली कांवड़ को लेकर कहा है कि कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संकट को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी और इस बार भी कांवड़ यात्रा पर कोरोना का संकट मंडरा रहा था। लेकिन अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए और कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शिवालयों में जलाभिषेक की व्यवस्था की जाए। इस बार 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। मथुरा कोर्ट ने पीएफआई सदस्य सिद्दीक कप्पन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जमानत पर 2 दिन तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सरकारी वकील सूर्यवीर सिंह के मुताबिक एसटीएफ ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें सभी आरोपियों पर आरोप तय हो रहे थे। इसी के चलते कोर्ट ने आज इसकी जमानत को खारिज कर दिया। इससे पहले भी कोर्ट ने पीएफआई के 3 सदस्यों की जमानत अर्जी खारिज की थी, जिसके बाद सिद्दीक कप्पन ने जमानत की अर्जी लगाई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को यमुना एक्सप्रेसवे से पीएफआई के अतिकुर रहमान, मसूद अहमद आलम और सिद्दीक को गिरफ्तार किया था। इन पर हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रचने और विदेशी फंडिंग का आरोप था। तारीख उसमें कल थी कप्पन सिद्दीकी की। कल 3:30 बजे तक सुनवाई हुई। उसमें न्यायालय पर समय नहीं रहा और भी जमानत प्रार्थना पत्र थे। आज के लिए वो नियत कर दी गई। आज उसमें 12 बजे से सुनवाई हुई, 2 बजे तक। 2 बजे बाद आदेश आ गया। जमानत प्रार्थना पत्र कप्पन सिद्दीकी का खारिज हो गया। और आगरा के थाना इत्मुद्दुल्ला क्षेत्र के सीता नगर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स अपने ऊपर केरोसिन छिड़ककर आग लगाने की कोशिश कर रहा है। लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। शख्स का आरोप है कि कुछ दबंग उसके और उसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। शख्स का आरोप है कि दबंगों ने उसकी बच्चियों और पिता को बेरहमी से पीटा और बच्चों से बदसलूकी की। शख्स पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगा रहा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल आत्मदाह की कोशिश इस शख्स ने की है और इसका आरोप यह है कि कुछ दबंग लगातार इसको और इसके परिवार को परेशान कर रहे हैं। बच्चियों के साथ भी मारपीट की है, खुद इस शख्स के साथ भी मारपीट की है और आरोप यह है कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी वजह से क्षुब्ध होकर आत्मदाह का फैसला लिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सिटी सोसाइटी में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग गौर सिटी 2 के एक फ्लैट में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने 65,000 रुपए नगद, 3 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने यह भी बता दिया कि अमेरिका समेत कई देशों में रहने वाले लोगों का डेटा हासिल करके उन्हें लोग फोन करते थे और बैंक कर्मी, बीमा कर्मचारी बनकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनसे ठगी किया करते थे। थाना बिसरत द्वारा और साइबर सेल द्वारा 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि साइबर क्रिमिनल्स हैं। सूचना थी पुलिस के पास कि कुछ लोग हैं जो कि बाहर के कंट्रीज़ में जैसे यूएस, वहाँ पे उनका डेटा वहाँ से मंगाते हैं, जो लीक डेटा होता है मार्केट से, उसको परचेज़ करके उनको कॉलिंग किया करते थे और उनको ये बोलते थे कि आपके कुछ अकाउंट्स में जैसे अमेज़ॉन वगैरह में पेंडिंग पैसे हैं, उसको आप जमा करा दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद उनके कंप्यूटर्स का, उनके मोबाइल्स का भी रिमोट एक्सेस लेते थे। उसमें से कुछ एसेट्स इनके द्वारा उसी पैसे से परचेज़ किए गए हैं। इसमें 24 लाख की गाड़ी है और कुछ हाई एंड फ़ोन्स हैं, आईफोन लेटेस्ट है और लैपटॉप्स हैं। और इनकी बाकी भी जो गैंग के मेंबर्स हैं उनकी जानकारी की जा रही है।